मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार के 1 साल कई मामलों में बेमिसाल रहे हैं। सरकार ने जन कल्याण, सुशासन, विकास के साथ ही प्रदेश के सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में भी तेजी से आगे कदम बढ़ाए हैं। और इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सुदर्शन फैसलों पर बात करेंगे। किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन का पहला पैमाना सुशासन होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। शपथ लेते ही उन्होंने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, सांस्कृतिक उत्थान से नैतिक विकास को बढ़ावा देने के फैसले लिए। तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए दशकों से लंबित मेहनतकशों के मामलों का भी निराकरण किया। 13 दिसंबर 2023 का दिन, जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव वल्लभ भवन पहुंचे, पूजा अर्चना कर विधिवत पदभार संभाला और फिर शुरू हुआ उनका एक्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, मध्य प्रदेश में अब तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। इसके तहत धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। तेज आवाज लाउडस्पीकर व डीजे से प्रदेश की जनता लंबे समय से परेशान थी। इस समस्या का समाधान डॉक्टर मोहन यादव ने एक ही झटके में कर दिया। दूसरा बड़ा फैसला, खुले में मांस व अंडे बेचने पर लगाया बैन। पूरे प्रदेश में यह काम लंबे समय से चल रहा था। खुले में बिकने वाले मांस व अंडों से लोग लंबे समय से परेशान थे। सीएम ने एक ही झटके में इसका निदान ढूंढ लिया। तीसरा फैसला, गुंडों और आदतन अपराधियों पर कसा शिकंजा। सीएम ने सीधे ऐलान किया, अपराध कर जनता को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं। जमानत के बाद भी अगर नहीं सुधरे तो जमानत निरस्त होगी। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है, इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। तो ध्वनि इस तरह के यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर भी दिखा। प्रदेश में जहां भी असामाजिक तत्वों ने सिर उठाने की कोशिश की, सरकार ने उन्हें सबक सिखाने में जरा भी देरी नहीं की। छतरपुर की घटना इसका उदाहरण है, जहां थाने पर हमले के आरोपियों के ठिकाने प्रशासन ने नेस्तो नाबूद कर दिए। ये साफ संदेश था कि कानून को हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है। सीएम के सख्त प्रशासक वाले रूप की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी कार्यप्रणाली से ये बता चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाने के साथ ही लोगों को बेहतर माहौल देना चाहते हैं, जिससे प्रदेश की जनता बिना किसी भय व डर के सिर उठाकर चल सके। साथ ही विकास और सुशासन के पथ पर एमपी तेजी से आगे बढ़ सके। उनकी इसी सोच के चलते मध्य प्रदेश तेजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गांधी हो या लोहिया, सबकी संकल्पना राम राज की थी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सनातन संस्कृति की स्थापना और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले साधु संतों, धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेने के बाद ही संकल्प लिया कि वो धर्म नियंत्रित सत्ता का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए हाल में बड़ा संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सनातन सेवा का ही संकल्प है कि उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में सरयू के तट पर महाराज विक्रमादित्य के नाम से घाट और एमपी के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला बनवाने की घोषणा की। यूपी सरकार हमको भूमि उपलब्ध करा देगी तो हम धर्मशाला बनाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश के जो निवासीगण वहाँ जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, तो उनकी सुविधा का वो स्थान बन जाए। ऐसी साथ साथ भगवान अयोध्या में जहाँ उनका जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पे जीर्णोद्धार कराया था। विक्रमादित्य के नाम पर घाट, धर्मशाला ऐसे कई काम करना चाहते हैं। आगे भविष्य में जो हो जाएगा उन तक आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण कराने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धर्म स्थलों का आदर्श तीर्थ के रूप में विकास किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से अधिक कृष्ण मंदिरों का रख रखाव किया जाएगा। सांदीपनी गुरुकुल, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसकी पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में स्थापित होने वाले इस गुरुकुल में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती, गौ एवं पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास होगा। योजना में प्रदेश के बाहर श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को शामिल किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने मालवा के क्षेत्र में 3 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा विद्यार्जन के लिए थी, दूसरी मित्र विदा से विवाह और तीसरी रुक्मणी से विवाह के लिए हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रजमंडल, मेवात, हड़ौत, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, लेकिन इनका मुख्य केंद्र उज्जैन रहा है। उज्जैन को इसी रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सनातन समाज के सेवा के संकल्प की सराहना देश भर का संत समाज कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने मुख्यमंत्री की इस सनातन सेवा के संकल्प को देखते हुए हरिद्वार में उन्हें सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। धर्म सदैव जन कल्याण का रास्ता दिखाता रहा है। यही वजह है कि देश में हमेशा धर्म प्रेरित और नियंत्रित सत्ता रही है। राम राज को सबसे आदर्श और लोक कल्याणकारी राज्य माना गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार राम राज्य की इसी संकल्पना को साकार कर रही है। गाय, गंगा और सूर्य को सनातन संस्कृति में ईश्वर के साक्षात स्वरूप माना गया है। गौ वंश का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वो हमारी कृषि और ग्रामीण व्यवस्था का आधार भी रहा है। गौ पालन के इसी महत्व को समझते हुए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ी है। इसी कोशिश के तहत प्रदेश में पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ पालन को गौ संरक्षण के साथ आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार गौ पालकों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। 10 से ज्यादा गाय पालने पर अनुदान मिलेगा। नगर निगम क्षेत्रों में 5 से 10 हजार गौवंश पालन का खर्च सरकार उठाएगी। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेके 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी। 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। गौवंश को मिला आश्रय। गौवंश प्रतिषेध नियम 2024 लागू किया।
गौ तस्करी पर 7 साल की सजा का प्रावधान। गौ तस्करी में पकड़े गए वाहन रात 7 होंगे। सड़कों में दुर्घटना का शिकार होने वाले गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा। गौशालाओं को अब प्रतिवंश 40 रुपए का अनुदान। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में गौशालाओं में गायों के लिए फंड 26 गुना बढ़ा है और अब ये 40 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। सरकार इस वर्ष को गौवंश रक्षा के रूप में भी मना रही है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को मौजूदा वार्षिक अनुदान लगभग 225 करोड़ रुपए है, जो अब 450 करोड़ रुपए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सक्रिय गौशालाओं की संख्या 1900 से अधिक है। गौशालाओं में लगभग 3,25,000 गायें हैं। इसके अलावा 600 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। इनके पूरा होने पर 1 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में रखा जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की सड़कों पर 6 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पूरी कोशिश है इस निराश्रित गौवंश को आश्रय मिले। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास और सुशासन के साथ सामाजिक न्याय की राह पर भी आगे बढ़ रही है। हर शख्स को उसका वाजिब हक दिलाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया दिलाकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपनी यही प्रतिबद्धता दोहराई है। सामाजिक न्याय के बिना कोई भी विकास अधूरा है। जब तक समाज के हर व्यक्ति को उसका वाजिब हक नहीं मिल जाता, कोई भी विकास बेमानी है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका एक नमूना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों का बकाया दिलाकर 22 साल बाद उनके चेहरे पर खुशियां लौटाई। 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थीं। मिल के करीब 4,800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में यह राशि जारी करने के बाद कहा कि उनके लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी हैं: गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मेहनतकश लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये मजदूरों को उनकी देनदारियों की राशि जारी करते समय उनके भाषण में दिखा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो मजदूर के बेटे हैं, इसीलिए मजदूरों का दर्द समझते हैं। कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में मिल के मजदूर 32 साल से अपने वाजिब हक के लिए लड़ रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाया हक। हुकुमचंद मिल 1990 में बंद हो गई थी। 32 साल बाद मजदूरों को बकाया मिला। 4,800 मजदूरों के खातों में 218 करोड़ रुपए आए। 2,000 मजदूरों को 4-4 लाख मिले। 500 मजदूरों को 5-5 लाख मिले। बाकी मजदूरों को 3-3 लाख मिले। 5 अफसरों को भी 15-15 लाख मिले। अपना वाजिब हक मिलने पर ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का आभार जता रहे हैं। इनका मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उनके निराशा भरे जीवन में खुशियां लौटा दी हैं। मोहन यादव जी, उन्होंने सबसे पहले जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो हुकुमचंद मिल का सबसे बड़ा निर्णय था उनके, वो इतिहास में लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए कितनी संवेदनशील है। इंदौर की हुकुमचंद मिल का मामला इसका उदाहरण है। साथ ही ये इस बात का भी उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह जन आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। सरकार ने विकास की दिशा में भी तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। बात चाहे खेती की दशा में सुधार की हो या सड़कों का जाल बिछाने की हो, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश की आत्मा कहे जाने वाले आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए और इसके साथ ही बहनों का भी सरकार ने मान बढ़ाया है।
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार इस सूत्र वाक्य के साथ काम कर रही है कि जो कहा वो किया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें पहले 1000, उसके बाद 1250 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में डाली जा रही है। लाडली बहनों के खातों में लगातार डाली जा रही राशि, प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं को मिल रहा योजनाओं का लाभ। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में जो 1250 की किस्त डाली जा रही है के माध्यम से 1,29,00,000 बहनों के खातों में 1,573 करोड़ की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला सशक्तिकरण है। इस योजना के द्वारा सरकार पात्र बहनों को राशि वितरित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। सरकार की इस योजना का लाभ पाकर प्रदेश की बहनें प्रसन्न हैं और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ कर रही हैं। मुख्यमंत्री 1250 रुपए देते हैं लाडली बहना के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा काम करते हैं, विकास बहुत करते हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी रहता है, कुछ मेडिसिन में कुछ सब्जी भाजी खरीद लेते हैं। लाडली बहने के लिए भैया ने बहुत किया, बहुत अच्छा किया है, मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद है। यही नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने और कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए संकल्पित सरकार, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट, सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के तहत बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख की राशि, निकाय चुनाव एवं शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, स्टार्टअप नीति में महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ की सहायता, महिला से जोर जबरदस्ती और पहला फुसलाकर विवाह पर रोक के लिए कड़ा कानून, 48 लाख से अधिक बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 42 लाख महिला हितग्राही पंजीकृत, हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 से बढ़ाकर 35% किया आरक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 81% बढ़ाया। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा योजनाओं से जोड़ा है। इसके साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने और कई जरूरी कदम उठाए हैं। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जिस तरह लगातार महिलाओं के स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही कई योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में जुटी है, यही कारण है कि प्रदेश की महिलाएं सरकार के प्रयासों की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। विकास की नई परिभाषा में प्रगति का एक रास्ता सड़क से होकर गुजरता है। सड़कें प्रगति का पथ कही जाती हैं और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश को एक साथ 10,000 करोड़ की लागत वाली नई सड़कों की सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा। उनकी सरकार प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। सड़कों का बिछा जाल। 2003 के पहले प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद ही बदहाल थी। मध्य प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं। साल 2001-2 में महज 44,000 किलोमीटर सड़कें थीं। मौजूदा वक्त में 4,10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य, मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं।
प्रदेश के लोग भी मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत में आशातीत सुधार हुआ है और इससे उनकी जिंदगी आसान हुई है। मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 दशक में विकास के नए आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। इसी बदलाव से मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। विकास की इस राह में सबसे ज्यादा योगदान प्रदेश की सड़कों का है, क्योंकि सड़कें विकास की धुरी कही जाती हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसीलिए सड़कों पर फोकस कर रही है, क्योंकि सड़कें ही तो विकास का पथ हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हर वर्ग के कल्याण में लगी है। दलित, शोषित और आदिवासी समाज सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। जनजातीय समाज की भलाई के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 इसी दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री यादव ने जबलपुर में आयोजित हुई पहली कैबिनेट बैठक में 3 जनवरी को इस नई योजना की शुरुआत करने का साहस दिखाया। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए किया जा रहा प्रेरित। लोगों में मोटे अनाज के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। किसानों को समृद्धि देगी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024। बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा। किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही सरकार। सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही प्रोत्साहन राशि। 1 क्विंटल अनाज की पैदावार पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी मानना है कि कोदो कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही इन उत्पादों के उपयोग से लोगों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा। सुपर फूड माने गए रागी और अन्य मोटे अनाजों की खेती से न केवल किसान आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि उन्हें कुपोषण से निपटने में भी मदद मिलेगी। अगर पौष्टिक और शुद्ध आहार करना है, अपने आप को, शरीर को अच्छा रखना है, तो मिलेट का अर्थात मोटे अनाज का वर्तमान में बाजार बनाते हुए हमने अपनी उस दुर्गावती योजना चालू की है, जिसके माध्यम से हम कोदो कुटकी के खरीदने पे 1000 रुपया कुंटल अलग से देने वाले हैं। इसका निर्णय हमने रानी दुर्गावती के नाम पे किया है। 10 रुपए किलो अर्थात निश्चित रूप से 1000 रुपया कुंटल अब हमारा अपना यहाँ का अन्न बेचेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में श्री अन्न उगाने वाले किसानों में ज्यादातर आबादी छोटे किसानों की है। अच्छी बात यह है कि मोटे अनाज को प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति और केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों के बिना भी आसानी से उगा सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार पीएम मोदी के संकल्प विकसित भारत की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक और जहां खेती किसानी को उन्नत करने, हर खेत तक पानी पहुंचाने की तैयारी है, वहीं खेती के साथ उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी प्रदेश को अव्वल लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रदेश के कोने कोने में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए निवेशकों को न्योता दिया जा रहा है। विकास में समाज का हर हिस्सा भागीदार बने, इस मंशा से पिछड़े जनजातीय समाज के कल्याण के लिए भी सरकार प्रयासरत है। देश का दिल मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। कृषि भी इसमें से एक है। मध्य प्रदेश सिंचाई का रकबा 2003 के पहले 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जो अब बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का लक्ष्य 2025 तक प्रदेश का सिंचाई रकबा 65 लाख हेक्टेयर करने का है। इसके लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी दिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। काफी समय से लंबित पड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERPC लिंक परियोजना पर त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में कुल 5,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध मिलेगा। मोहन की जल क्रांति, 2 दशक से अटकी नहर योजना को मंजूरी। पार्वती काली सिंध
चंबल ERCP लिंक परियोजना को मिली गति। चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को मिलेगा फायदा। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर जिले होंगे पानीदार। इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ भी पहुंचेगा पानी। 1.5 करोड़ आबादी इस परियोजना से होगी लाभान्वित। साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों को लेकर एक योजना बनी थी, जिसका मकसद दोनों राज्यों के लोगों को इन नदियों का लाभ पहुंचाना था। लेकिन 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद अब इस पर काम आगे बढ़ा है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश भर में सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार में जुटी है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ की स्वीकृति दी है। सिंचाई की सौगात। मंदसौर में 60 करोड़ 3 लाख लागत वाली ताकाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, राजगढ़ जिले की 4,666 करोड़ 66 लाख रुपए वाली मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, सीधी जिले में 4,167 करोड़ 93 लाख लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले के 663 गांवों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की तैयारी, सिवनी एवं बालाघाट में नहरों के विस्तारीकरण के लिए 332 करोड़ 54 लाख। मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों के दौरान ऊंची छलांग लगाई है। कई बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, तो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश देश भर में अग्रणी बना हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास की इस रफ्तार को और तेज गति देने में जुटी है। सरकार का दावा है कि जल्दी ही मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश की सामाजिक बुनियाद है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जनजातीय समाज विकास की मुख्य विचारधारा में आ चुका है। उसका उपेक्षित पड़ा गौरवमयी इतिहास भी सामने आ गया है। देश में जब जब संकट आया, सनातन धर्म पर खतरा महसूस हुआ, जनजातीय समाज ने अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर वो चाहे रानी दुर्गावती हों, टंट्या मामा, भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह और शंकर शाह या रानी कमलापति। लेकिन इतिहास के पन्नों में इन शूरवीरों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज का गौरव लौटा है और वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी में किसी भी समाज से पीछे नहीं है। आदिवासी समाज के महानायकों को उनकी गरिमा के अनुकूल सम्मान मिला। रानी कमलापति के नाम भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, आदिवासी महानायक टंट्या मामा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नामकरण, जबलपुर में रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम स्मारक और संग्रहालय इस बात के प्रमाण हैं कि जनजातीय समाज के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है। आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। उनकी पूरी कोशिश ये भी है कि आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक विकास तो हो ही, साथ ही उनके गौरवशाली इतिहास को यथेष्ट स्थान मिले। शपथ लेते ही उन्होंने अपना ये संकल्प दोहराया। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने जनजातीय समाज की गौरव रानी दुर्गावती के नाम पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
जिसमें मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार 10 रुपए प्रति किलो उत्पादन के हिसाब से आर्थिक सहायता देगी। रानी दुर्गावती योजना, जो हमारा कोदो, कुटकी, मोटा अन्न, जिसको श्री अन्न नाम दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने 1000 रुपया प्रति कुंटल का अनुदान देने के लिए हमने सरकार के माध्यम से घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय समुदाय के लिए इतने संवेदनशील हैं कि इसकी एक बानगी ये है कि जब बड़वानी के पान सेमल में एक तहसीलदार ने एक आदिवासी किसान को अपमानित किया तो उन्होंने उस पर कार्यवाही करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। जनजातीय समाज अगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मन में बसता है तो आदिवासी समाज भी इन्हें अपने दिल में जगह देता है। इनका मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार की योजनाओं ने उनका जीवन बदल दिया है। जनजातीय समाज का पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रति ये प्रेम वोटों के आशीर्वाद के रूप में भी बरसता है। आज प्रदेश का बहुसंख्यक आदिवासी समाज मान रहा है कि जब तक मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे संपन्न मध्य प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक कृषि के मामले में अव्वल मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास में छलांग लगाने जा रहा है और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बिछाकर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने वो देश विदेश से निवेश लाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसके लिए वो संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं। देश के महानगरों में उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन कर उन्हें निवेश का न्योता दे चुके हैं, तो इसके साथ ही विदेश से भी निवेश लाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इन प्रयासों से अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख करोड़ के निवेश के करार हो चुके हैं। इंटरैक्टिव सेशन से निवेश, मुंबई 75,000 करोड़ का निवेश, 1,000 लोगों को रोजगार। कोयंबटूर 3,255 करोड़ का निवेश, 8,900 लोगों को रोजगार। बेंगलुरु 3,175 करोड़ का निवेश, 6,900 लोगों को रोजगार। कोलकाता 19,270 करोड़ का निवेश, 9,450 लोगों को रोजगार। इसके साथ ही संभागीय मुख्यालयों में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। इनमें भी हजारों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से निवेश, उज्जैन 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 17,000 रोजगार। जबलपुर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, 13,400 रोजगार। ग्वालियर 8,500 करोड़ रुपए निवेश, 35,000 रोजगार। सागर 23,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। रीवा 31,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। नर्मदापुरम 18,000 करोड़ रुपए का निवेश, 24,000 रोजगार। विदेश से निवेश, इंग्लैंड 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जर्मनी 18,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए हर अनुकूल माहौल देने के लिए संकल्पित है। हर एक संभाग में अपने अपने प्रकार की व्यवस्था है, तो एमएसएमई उद्योग अर्थात मध्यम श्रेणी के और सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों को लगातार बढ़ावा देते हुए हेवी इंडस्ट्री की भी बात करेंगे। सभी प्रकार से रोजगार परक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश देश के अंदर औद्योगिक समृद्धि के आधार पर देश का नंबर 1 राज्य बने, यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास धरातल पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। निवेशकों के लिए नई नीति, निवेशकों के लिए उद्योग मित्र नीति बना रही सरकार। 2024-25 में निवेश के लिए 4,190 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन और कस्टमाइज पैकेज जैसी सुविधाएं। प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग अनुकूल नीति, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ मजबूत अधोसंरचना का विकास। पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश तेजी के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ा है। प्रदेश की औद्योगिक विकास दर आज 24% के लगभग है, जो साल 2001-2 में महज 0.61% थी। व्यापार उद्यमों को परेशानी मुक्त बनाने वाली उद्योग अनुकूल नीति पहल के बाद पिछले 2 दशकों में
राज्य में औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। प्रदेश के चतुर्दिक विकास की कोशिश में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश प्राकृतिक और मानव संसाधन से भरपूर है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश ने उन्नति के कीर्तिमान बनाए हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी प्रदेश कदम आगे बढ़ाने जा रहा है और इसके साथ ही अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी देश दुनिया के सामने लाने की तैयारी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के ये कदम मध्य प्रदेश को आने वाले समय में अग्रणी प्रदेश बनाने की कोशिश है। आइए हम सब भी विकास के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाएं।